नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता। आज आपको बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है राजस्थान का इतिहास, उसका फर्स्ट टॉपिक बताऊंगी और वो है प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। इतिहास के विद्यार्थियों को ये समझने की आवश्यकता है कि इतिहास बिना स्रोतों के नहीं होता है। यह कल्पना पर आधारित नहीं होता है। जो फैक्ट्स होते हैं उसको एक इतिहासकार समझता है, पढ़ता है और उसके अनुसार पुराने समय को वापस बनाता है। पास्ट को समझने के लिए उसके सोर्सेज या स्रोतों को समझना आवश्यक है। अगर हम राजस्थान के इतिहास को देखें या किसी भी इतिहास को देखें तो मूलतः दो प्रमुख स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। पुरातात्विक स्रोत वो जो हमें प्राचीन काल में मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके अभिलेख, सिक्के, भवनावशेष, यानी कि जो पहले या मृदभांड जो पहले हमें मिले थे उनको हम किस तरह से समझेंगे। और जो किताबों के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोतों को हम भाषा से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं कि संस्कृत भाषा में है, कि राजस्थानी भाषा में है, कि फारसी या फिर आधुनिक काल में अंग्रेजी भाषा में। तो ये तो हो गए साहित्यिक स्रोत और उससे पहले हमने समझा पुरातात्विक स्रोत। अब हम आ जाते हैं राजस्थान के इतिहास पर। इतिहास का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं, एक समय के अनुसार और एक क्षेत्र के अनुसार। समय के अनुसार ये मतलब प्राचीन काल, आधुनिक काल या मध्यकाल, और क्षेत्र के अनुसार भारत का इतिहास, यूरोप का इतिहास या राजस्थान या धौलपुर का इतिहास। तो हम सबसे पहले चलते हैं अब पुरातात्विक स्रोतों पर। पुरातात्विक स्रोत सबसे पहले हम लेंगे अभिलेख। अभिलेख मतलब वो लेख जो कि पत्थरों पर लिखे गए हों। उन्हें नॉर्मली पुराने दुर्गों, प्रासादों में लिखा जाता है। कई बार जलाशय, बावड़ियों, कूपों में भी उनको मिलते हैं। ये जो अभिलेख हैं ये मूलतः संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, फारसी और उर्दू भाषाओं में मिले हैं। इनके जो विषय हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। वंश विजय, तत्कालीन घटनाएं, धर्म व सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ, ये सब हमें अभिलेख में पता चलता है। अभिलेख के माध्यम से हम तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगतियों पर समझ सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आपको इसको समझाऊंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले लिया है चीरवा का अभिलेख। चीरवा उदयपुर से करीब 8 मील दूर पर स्थित है। वहाँ एक देवालय है और उसके बाहर की दीवार पर एक लेख लिखा हुआ है जिसमें 51 श्लोक हैं। 1330 का ये अभिलेख है और यह लेख प्रारंभ होता है बागेश्वर और बागेश्वरी की आराधना से। इसमें गोहिल वंश, बापा, पदम सिंह, जेव सिंह, तेज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन हमें मिलता है। अब दूसरा मैं आपको लेती हूँ बिजोलिया का अभिलेख। बिजोलिया जो है वो भी राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। संस्कृत भाषा में ये अभिलेख है जिसमें 13 पद्य हैं। इसका समय 1170 है। इसमें पार्श्वनाथ भगवान जो कि जैन तीर्थंकर थे उनके मंदिर पर ये लिखा हुआ है। इसमें देवालय के निर्माण की जानकारी मिलती है। साथ ही सांभर और अजमेर के जो शाकंभरी चौहान थे उनकी उपलब्धियां भी हमें इसमें मिलती हैं। इस प्रकार से अगर हम पीर की दरगाह का अभिलेख देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की विजय के बाद इस जो चित्तौड़ का जो नगर था उसका नाम बदल दिया और उसे खिजराबाद अपने पुत्र के नाम पर लिख दिया था। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हमें अभिलेखों में मिलती हैं। उसके अलावा राज प्रशस्ति है और ताम्रपत्र भी हैं जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है सिक्के। सिक्के मूलतः सोना, चांदी, तांबे और शीशे के बनते हैं। हम सबको पता है बहुत सारे शासक थे तो इन शासकों की टकसालों में इन सिक्कों का निर्माण
किया जाता था। अगर हम राजस्थान के इतिहास में देखें तो प्राचीन काल में हमें 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत सारे सिक्के मिले हैं, आहड़, रेड़ और बयाना। आहड़ में हमें 6 सिक्के मिले हैं, रेड़ में हमें 3075 चांदी के सिक्के मिले हैं और बयाना में भी हमें गुप्त काल के सोने के सिक्के मिले हैं। इसके बाद मध्यकाल में हमें ज़्यादातर जो सिक्के मिले हैं वो मुगल सिक्के मिले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान मुगलों के अधीन आ चुका था। उसके बाद आधुनिक काल में हर राज्य में राज्यों के सिक्कों पे इंग्लैंड के शासकों के नाम भी हमें मिलते हैं, जो ये बताता है कि राजपूतों ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तीसरे जो पुरालेख हैं वो है भवनावशेष। इसमें 2 प्रमुख हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय के हैं, एक है कालीबंगा और दूसरा है आहड़। कालीबंगा बीकानेर के पास में है और आहड़ उदयपुर के पास में है। कालीबंगा में हमें ईंटों से निर्मित पक्के मकान मिलते हैं जो ऊंचे चबूतरों पर निर्मित हैं। गंदे पानी के लिए यहाँ पर निकासी के लिए नालियाँ भी हमें मिलती है, कूड़ा डालने के लिए भांड भी मिलते हैं। ये समृद्ध सभ्यता थी, इसके बारे में हमें उसके भवनावशेष से पता चलता है। ठीक उसी तरह से आहड़ जो कि उदयपुर के पास है, वहाँ पर भी हमें छोटे छोटे मकान और कच्चे कोयले से बने हुए मकान मिलते हैं। कई मकानों में 2 या 3 चूल्हे भी मिलते हैं, वहाँ पर मुद्राएं भी मिली हैं। तो इस सभ्यता से हमें वहाँ के भवनावशेषों के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम आते हैं पुरातात्विक के बाद साहित्यिक स्रोतों में। सबसे पहले हम लेते हैं संस्कृत भाषा के जो प्रमुख स्रोत हैं, उनमें एक लेते हैं हम हमीर महाकाव्य, जो हमीर की मृत्यु के 100 वर्ष बाद लिखा गया है, जिसको नयन चंद्र सूरी ने लिखा है और रणथंभौर के चौहानों के इतिहास के बारे में ये बताता है। एकलिंग महामात्य एक और है जो मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली बताते हैं, जिसको स्वयं महाराणा कुंभा ने लिखा था। राजस्थानी के कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में अब हम समझें। इसमें एक है वंश भास्कर, ये वीर रस प्रधान है और इसकी रचना बूंदी राज्य के राजकवि सूर्यमल मिश्रण ने लिखी है। इसमें मध्यकालीन राजस्थान की राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। एक और पुस्तक है राजविलास, इसकी रचना राज सिंह के समकालीन कवि मान ने की थी। इसमें महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों का विवरण दिया गया है, मगर इसमें अतिशयोक्तियाँ हैं। इसके बाद ख्याल है। ख्याल जो हैं उनमें फेमस है दयालदास की ख्याल, मुणोत नैन्सी की ख्याल, जो कि राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। ख्यात को वंशावली तथा जीवन की लेखन का विस्तृत रूप बताया गया है। इसके बाद राजस्थान के इतिहास को हम फारसी भाषा में भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाबरनामा या आप कह सकते हैं अकबरनामा, वो भी दिल्ली राजस्थान के साथ किस प्रकार से संबंध रखती थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। और अंग्रेज़ी भाषा जो कि 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ों ने भारत पर और राजस्थान पर कब्जा कर लिया था, तो एक एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान है जिसको कर्नल टॉड ने लिखा था, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो इन पुस्तकों से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा मूर्तिकला और चित्रकला से भी हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है। जो मूर्तिकला है उसका विकास भी राजस्थान में बहुत हुआ है। डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, अलवर में बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और उनमें सजीवता, सादगी, गति और तक्षण कला की विशेषताएं स्पष्ट दिखती हैं। देवालयों के बाहर और अंदर भी अनंत मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हमें मूर्तियों के द्वारा भी उस काल के बारे में पता चलता है। चित्रकला भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकसित हुई थी। एक तरह से राजपूत चित्रकला एक अलग ही चित्रकला की विशेषता दर्शाता है। और जब औरंगज़ेब की धार्मिक कट्टरता के कारण मुगल दरबार से
जब चित्रकार चले गए तो वो राजपूत नरेशों के संरक्षण में आ गए थे। तो ये रहा आपका पहला टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख स्रोत। धन्यवाद।